फ्रेंड्स, टेक्निकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में। हमारे इस लेक्चर का कंटेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फोर्स, उसके बाद पढ़ेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ द फोर्स, जिसमें देखेंगे फोर्स का कुछ एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स। और तीसरा नंबर हमारा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्सेस। इसमें हम देखेंगे विभिन्न टाइप के जो फोर्सेस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और चौथा हमारा आता है फोर्थ में हमारा आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसका डिराइव करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेरिवेशन क्या है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद में उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं विथ इंट्रोडक्शन टू दी फोर्स। एक्चुअली फोर्स का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, पहले पॉइंट में देखिए, पुल और पुशेज ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हिच गिव्स एक्सेलरेशन कैन बी कॉल्ड एज फोर्स। तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर उस पर हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट करेगा, या फिर उसको पुल करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, तो भी उसको क्या करेगा, एक एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फोर्स, कि दैट वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट बॉडी। और सेकेंड नंबर में हमारा ये है कि फोर्स हमारा क्या होता है, एक टाइप का एक्सटर्नल एजेंट होता है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो कि रेस्ट में है, तो वो रेस्ट से क्या करेगा, मोशन में लाएगा। अगर मोशन में हो तो उसको हम फोर्स अप्लाई करके रेस्ट में ला सकते हैं। Basically, how can we define force as? Force is an external agent which is capable of changing the state of rest or motion of a particular body which has both magnitude and direction. हमारा जो फोर्स होता है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। फोर्स बेसिकली क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हाउ कैन वी डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी? Those quantity which have both magnitude and direction are called as vector quantity। जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और हम वेक्टर फोर्स को कैसे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, एंड एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, वेयर एम इज मास ऑफ द बॉडी एंड A is the acceleration produced due to the applied force। m कोई भी, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m होगा, और उसमें हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है। अब लास्ट में हमारा ये है SI यूनिट ऑफ द न्यूटन्स, SI यूनिट ऑफ द फोर्स। SI यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन एंड इट्स डिराइव्ड यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, सम एग्जांपल्स ऑफ द फोर्सेस। ये सब एग्जांपल आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। हीटिंग बॉल विथ बैट, जैसे कोई भी खिलाड़ी है, जब वो बैट से बॉल को हीट करता है तो उसमें एक्चुअल में वो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, और बॉल यहाँ से उड़ के कहीं दूर जाके गिरता है। अब सेकेंड नंबर में है पुलिंग एरो अगेंस्ट दी बो। एक धनुष में अगर हम तीर चढ़ाते हैं तो उसमें भी क्या कर रहे हैं, एक पुल कर रहे हैं उसमें। तो जब पुल करते हैं तो उसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स आता है, और जब उसको हम छोड़ते हैं तो वही फोर्स से वो जाके दूर गिरता है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं फिगर में। पुशिंग अ ब्लॉक अगेंस्ट दी फ्रिक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, अगर उसको हम ग्राउंड में ऐसे रखे हैं और उसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, उसमें फोर्स दे रहे हैं। उसको अगर पुश कर रहे हैं तो उसको फोर्स दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेडी है और वो एक कंटेनर में एक व्हील चेयर, मतलब व्हील चेयर जैसा है कंटेनर, और उसमें वो कुछ सामान दे के लेके जा रही है, उसको पुश करते लेके जा रही है अगेंस्ट दी फ्रिक्शन। अब हमारा है चौथा एग्जाम्पल, एप्पल फॉलिंग डाउन अगेंस्ट दी ग्रेविटी।
जैसे कि एप्पल है, वो एप्पल हमेशा क्या करता है, वो नीचे की तरफ गिरता है, धरती की तरफ हमेशा गिरता है। दैट इज़ ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दी अर्थ। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी फोर्सेज। यहाँ पे है मैग्नेटिज्म। सो मैग्नेटिज्म से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स मिलता है। और यहाँ पे है हमारा ग्रेविटी है, ग्रेविटी इट इज़ ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दी अर्थ। सो एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सेलरेशन। एक लड़की है और वो दौड़ते जा रही है, तो उसमें क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, और एक्सेलरेशन की वजह से उसमें फोर्स क्रिएट हो रहा है। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी फोर्सेस। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ दी फोर्सेस। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल फोर्स। सो मैकेनिकल फोर्स का मतलब होता है जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसको पुश करते हैं, एक जैसे कोई भी एक बंदा है और उसको पुश कर रहा है, तो एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है। अब सेकेंड नंबर में है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? सपोज दैट देयर आर टू चार्जेस, एक निगेटिव चार्ज ले लो, एक पॉजिटिव चार्ज ले लो। तो अगर इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये है मैग्नेटिक फोर्स। तो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है कोई भी एक मैग्नेट है तो अपने अराउंड में वो क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, और वहाँ तक कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। फोर्थ नंबर में है न्यूक्लियर फोर्स। सो बेसिकली व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द चार्जेज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेज, दैट इज नॉन एज न्यूक्लियर फोर्स। और हो गया हमारा फिफ्थ नंबर में है मॉलिक्यूलर फोर्स। सो मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है, हम क्या समझ सकते हैं, जैसे दो मॉलिक्यूल्स ले लो, जैसे एग्जांपल के लिए हो गए H2, तो H और H के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा वो क्या होगा, एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फोर्स होगा। कोई भी मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। अब सिक्स्थ नंबर में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। सो एज वी नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज़ द अपोजिशन फोर्स। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अगर लेके जा रहे हैं, इसको पुश करते या पुल करते, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। अब सेवेंथ नंबर में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के कुछ लाइव एग्जांपल। जैसे अप्लाइड फोर्स हो गया, उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स। एक स्प्रिंग ले लो और उसको प्रेस करो तो उसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स आता है जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। ड्रैग फोर्स का मतलब है कोई भी जैसे कि एयर में जब प्लेन उड़ता है तो उसमें एक टाइप का फोर्स क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल फोर्स हो गया, द फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नॉन एज नॉर्मल फोर्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? सो मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स विच इज क्रिएटेड बाय द मैग्नेट इज नॉन एज मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो चार्जेज के बीच में फोर्स क्रिएट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अगेन दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या कहा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, और वो फोर्स क्या होता है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस।
कोई भी दो ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उनका जो प्रोडक्ट होगा वो फोर्स जो क्रिएट हो रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब अगर उसका मास चेंज हो रहा है तो उसका फोर्स भी डायरेक्टली चेंज होगा। अगर मान लो मास m1 को बढ़ा दिया जाए तो उसका फोर्स जितने टाइम से हम मास बढ़ाएंगे उतने टाइम से उसका फोर्स भी बढ़ेगा। और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। सो इनके बीच में, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है उसके इन्वर्स रिलेशन में होता है। यानी कि अगर डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं तो उसका फोर्स घटेगा, अगर फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो उसका डिस्टेंस घटेगा। सो वी कैन डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एज इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Now we are going to derive the Newton's law of gravitation. So यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं दो ऑब्जेक्ट A एंड B जिनका मास है m1 एंड m2 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है उनके बीच में, वो हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है वो हमारा है कैपिटल F. सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses. So F is directly proportional to m1 into m2. This is our equation number first. And now again the force between them is inversely proportional to the square of the distances between their center. So F is inversely proportional to the d square. It means that the force of attraction is inversely proportional to the square of the distances between their center. This is our equation number second. On combining the equation number 1 and equation number 2, we will get F is directly proportional to the m1 into m2 and inversely proportional to the d square. Now we are going to remove the proportionality sign. Then we need to add a constant value, that is capital G. Here in place of the constant value we have taken capital G. So now the final equation is F equals to capital G into m1 into m2 upon d square. This is the equation of the Newton's law of gravitation. Means the gravitational force of attraction between the two bodies equals to G into m1 into m2 upon d square, where capital G is proportionality constant called the gravitation constant. So definition of the universal gravitation constant. Now we are going to define the यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. सो इसके डेफिनेशन के लिए हम दो ऑब्जेक्ट फिर से लेते हैं, ए एंड बी, जिनका मास है m1 और m2, और दोनों का मास हमने m1 और m2 बराबर हमने 1 kg ले लिया, और इनके बीच में जो दूरी बनना है उसको हम 1 मीटर ले रहे हैं. सो इफ m1 इज इक्वल्स टू 1 kg, m2 इक्वल्स टू 1 kg एंड d इज इक्वल्स टू 1 मीटर. सो इन वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स में अगर इन वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, F इक्वल्स टू G. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन कैपिटल G. सो बेसिकली वी कैन डिफाइन ग्रेविटेशन कांस्टेंट एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द मासेज ऑफ द टू बॉडीज इज 1 kg एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 1 मीटर. सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल G को डिफाइन कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ मास को
1 kg ले लिया और डिस्टेंस जो उनके बीच में उसको 1 m ले लिया, 1 मीटर ले लिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द यूनिट ऑफ द जी, मतलब यूनिट कैपिटल जी का यूनिट क्या होगा और इसका वैल्यू क्या होगा। सो हमें फॉर्मूला पता है कि F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, जी इज इक्वल्स टू F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। हमने इसको इधर कर दिया, जैसे कैपिटल जी है इसको उठा के यहाँ कर दिया और कैपिटल F को D से मल्टीप्लाई करके m1 अपॉन m2 से डिवाइड कर दिया। तो हमें पता है कि फोर्स का जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर हमारा डिस्टेंस का हो गया, मीटर स्क्वायर यहाँ डी स्क्वायर है अपॉन m1 इंटू m2 है, तो m1 का यूनिट kg और फिर m2 का यूनिट भी kg। सो जो हमने यूनिट ऑब्टेन किया है यहाँ से वो क्या आएगा, कैपिटल जी का यूनिट जो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जो कैपिटल जी का वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ द जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और जो इसका वैल्यू कैपिटल जी का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द यूनिवर्स के किसी भी जगह पे इसका जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। ओके, थैंक्स।